प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 में हम लोग पिछले वीडियो में लेसन केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम केमिकल काइनेटिक्स में प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समीकरण, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समीकरण। प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। हम लोग इस लेसन में प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़े हैं। यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, तृतीय कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समीकरण। ठीक है, तो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आपको मतलब कि डिफिनेशन बताई गई है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो डिफिनेशन बताई गई है आपको, उसके आधार पर हम लोग इसका समीकरण को निकालेंगे, समीकरण बनाएंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी जब अभिक्रिया की दर, ठीक है, अभिक्रिया की दर, वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है, तो उसे कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है ना। यानी वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक, सिंगल रिएक्टेंट, यानी वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की प्रथम घात के समानुपाती होती है, वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको यहां लिखेंगे। यानी वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है, प्रथम घात के समानुपाती होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया मान लिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया ये है उत्पाद है। ठीक है, ध्यान देंगे।
देखिए वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक अभिकारक लिया है, ठीक है, एक अभिकारक लिया है और ये है उत्पादीय अभिक्रिया है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए यदि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता यानी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता यानी T बराबर 0, यानी अभी रिएक्शन चालू नहीं हुआ है। ठीक है, ये अभिकारक है कैपिटल A और ये उत्पाद में चेंज हुआ। ठीक, जब अभी अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है यानी समय T बराबर 0 पर, ठीक है, यदि अभिकारक कैपिटल A की प्रारंभिक सांद्रता मान लीजिए स्मॉल a है। ठीक है, स्मॉल a है और T समय पश्चात, T समय का मतलब कि हमारा जो रिएक्शन है, जो अभिक्रिया है वो प्रारंभ हो गई। T समय पश्चात मान लीजिए इसमें से X खर्च हो जाता है, तो T समय पश्चात A में से X खर्च हुआ तो कितनी सांद्रता बचेगी? A बचेगी A माइनस X। ठीक है, इसलिए अभिकारक A जो है, रिएक्टेंट A है, यानी अभिक्रिया समय T बराबर 0 पर, यानी अभी अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है तो उस समय इसकी प्रारंभिक सांद्रता A है, स्मॉल a, और जब T समय खर्च हो गया यानी जब अभिक्रिया चालू हो गई उस पर कुछ समय लगा, जब समय लगा तो उसमें से X खर्च हुआ, यानी जो सांद्रता A है पहले से उसमें से X खर्च हो गया तो सांद्रता कितनी बचेगी? A माइनस X। तो इसको हम लिखते हैं, ठीक है, यदि अभिकारक A की प्रारंभिक सांद्रता, यदि अभिकारक क्या है? कैपिटल A है, कैपिटल A की प्रारंभिक माने T बराबर 0 पर, ठीक है, T बराबर 0 पर सांद्रता कितना है? सांद्रता स्मॉल a, ठीक है, सांद्रता स्मॉल a है और T समय पश्चात जो सांद्रता वो क्या हो जाएगी? X माइनस A माइनस X। ठीक है, सांद्रता A है तथा T समय पश्चात सांद्रता A माइनस X, यानी उसमें से X खर्च हो गया, A में से X खर्च हो गया है तो A माइनस X है तो T समय पर अभिक्रिया की दर, तो T समय पर अभिक्रिया की दर dx अपॉन dt होगी, ठीक है, T समय पर अभिक्रिया की दर dx अपॉन dt होगी। अब देखिए तो दर है तो दर बराबर क्या हो गया? दर हो गया dx अपॉन dt, यानी dx अपॉन dt इक्वल टू, यानी दर बराबर सम कांस्टेंट k, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? dx अपॉन dt इक्वल टू यहाँ सम कांस्टेंट k और सांद्रता कितनी है इसकी? T समय पर सांद्रता कितनी हो गई है? A माइनस X, तो ये हो गया A माइनस X, ठीक है, A माइनस X। अब देखिए ये हो गया समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण 1। अब इसको हम यहाँ ला देते हैं और इसको यहाँ कर देते हैं तो ये हो जाएगा dx अपॉन A माइनस X इक्वल टू, ये हो जाता है K इंटू K dt। अब ये हो गया समीकरण सेकेंड, ठीक है, समीकरण सेकेंड हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर K क्या है? K जो है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, K जो है वह अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। यहाँ पर यानी जहाँ K अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। अब ध्यान दीजिए
देखिए हमारा फर्स्ट समीकरण मिला है dx अपॉन dt, यानी दर बराबर सम कांस्टेंट के सांद्रता, यानी समय t पर सांद्रता कितनी है, a माइनस एक्स है, यानी दर बराबर हो गया dx अपॉन dt इक्वल टू सम कांस्टेंट के a माइनस एक्स। ठीक है, अब जो समीकरण फर्स्ट हम लोगों को प्राप्त हुआ है, अब इस समीकरण फर्स्ट को हम लिखे हैं सेकेंड, यानी इसको चेंज कर दिए हैं, इस रूप में लिखे हैं, यानी इसको सांद्रता को हम यहाँ कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया dx अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू के dt हो गया। अब देखिए, यानी समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकेंड के रूप में लिखकर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकेंड के रूप में लिखकर इसका हम समाकलन करेंगे। ठीक है, तो जब समाकलन करेंगे तो यहाँ पर कुछ हमको समीकरण प्राप्त होगा, और वही जो समीकरण प्राप्त होता है वह कहलाता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। समझ आ गई, यानी जो हमको दूसरा पहले समीकरण से जो दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ है, यानी पहले समीकरण को दूसरे समीकरण के रूप में लिखकर, ठीक है, अब इसका हम निकालते हैं, करते हैं समाकलन। जब समाकलन करेंगे तो हमको यहाँ पर कुछ क्या होगा, कुछ एक समीकरण मिलेगा, और जो समीकरण मिलेगा उसे हम कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। यानी हम क्या करेंगे आगे, अब हम करेंगे इसका समाकलन, यानी समीकरण सेकेंड का समाकलन करने पर हमको एक रिएक्शन मिलता है, यानी ये मिलता है k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इंटू log 10 a अपॉन a माइनस एक्स, log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, यह हो गया समीकरण थर्ड हो गया। यानी ध्यान देंगे यहाँ पे, हमने फर्स्ट समीकरण को, जो समीकरण एक है उसको हमने 2 के रूप में चेंज किया, और 2 के रूप में चेंज करने के बाद क्या किया हमने जो है समीकरण 2 का किया समाकलन। ठीक है, और जब समीकरण 2 का समाकलन करने पर हमको एक समीकरण प्राप्त हुआ के सम कांस्टेंट के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इंटू log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, ये समीकरण जो कहलाता है, यही समीकरण कहलाता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। ठीक है, यानी जो समीकरण थर्ड है, ठीक है, इसे कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बलगतिकी समीकरण। यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्या है, समीकरण है, या कहते हैं बलगतिकी समीकरण। ठीक है, तो यही है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। बात समझ आ गई, एक बार समझ लीजिए। यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया हम पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। तो यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया की डिफिनेशन बताई गई है आपको कि वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। मान लीजिए हमने एक रिएक्शन लिया जिसमें ए जो है रिएक्टेंट अभिकारक है और उत्पाद बना। ठीक है, यदि अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता है t बराबर 0, रिएक्शन चालू नहीं हुआ है, ठीक है, अभिकारक से उत्पाद नहीं बन रहा है, उस पर सांद्रता ए है, तथा टी समय पश्चात जब उसमें टी समय लग गया, यानी अभिक्रिया चालू हो गई, और अभिक्रिया चालू होने पर उसमें कुछ समय लगा जिसको हम टी माने हैं, टी समय पश्चात सांद्रता ए माइनस एक्स, यानी उसमें से एक्स निकल गया तो सांद्रता ए माइनस एक्स है, तो टी समय पर अभिक्रिया की दर dx अपॉन dt होगी। तो dx अपॉन dt जो सम कांस्टेंट के, यानी यह दर है। ठीक है, दर बराबर सम कांस्टेंट के, और ये हो गया उसकी सांद्रता। ठीक है, इस रूप में लिख दिए। अब इसका क्या किए हैं, अब इसका हम समाकलन किए हैं, तो समाकलन करने पर हमको एक समीकरण प्राप्त हुआ है k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इंटू log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। और जो यह समीकरण प्राप्त हुआ है इसी को कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण, या प्रथम कोटि की अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण। ठीक है, अब देखिए,
देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें इसकी अर्ध आयु। अर्ध आयु, अर्ध अर्ध आयु, सॉरी, अर्ध हाफ लाइफ, यानी ये है अर्ध अर्ध आयु, अर्ध आयु, ठीक है। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, ठीक है। देखिए अर्ध मीन्स होता है आधा और आयु मीन्स होता है समय, ठीक है, आधा समय, यानी वह समय, ठीक है, वह समय जिसमें अभिकारक अपनी प्रारंभिक मात्रा का, वह समय जिसमें अभिकारक अपनी अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक मात्रा की सांद्रता की आधी रह जाती है, कहलाता है अर्ध आयु। यानी वह समय जिसमें अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है, अभिकारक होगा और अभिकारक की कुछ सांद्रता होगी शुरू में, यानी वह समय जिसमें अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता उसकी आधी रह जाती है, ठीक है, अभिकारक की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, अर्ध आयु कहलाता है। यानी शुरू में कुछ सांद्रता होगी, शुरू में कुछ सांद्रता होगी, तो जब अभिक्रिया चालू होगी तो क्या होगा, जो प्रारंभिक सांद्रता है उसमें से कुछ खर्च होता जाएगा। जब खर्च होगा तो एक समय ऐसा आएगा कि जो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है वह अपनी सांद्रता की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ठीक है, आधी हो जाएगी। तो आधा होने में प्रारंभिक सांद्रता का आधा होने में जो समय लगता है उसे हम कहते हैं अर्ध आयु, हाफ लाइफ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ए है, ठीक है, कैपिटल ए हमने लिया है, अभिकारक रिटेंट कैपिटल ए है, ठीक, और इसकी प्रारंभिक सांद्रता क्या है, स्मॉल ए, यानी समय t बराबर 0 पर शुरू में इसकी सांद्रता क्या हो गई, स्मॉल ए है, ठीक। अब देखिए जब इसमें हम, अब ये खर्च होगा, जब रिएक्शन चालू होगा तो क्या होगा, इसमें से कमी होगी और उत्पाद बनेगा। अब देखिए तो जैसे मानिए ए है, स्मॉल ए, अब a/2 यानी ये आधा हो जाएगा, और यह आधा होने में जो समय लगेगा, जो समय यानी टी हाफ, जो समय लगेगा उसे हम कहते हैं अर्ध आयु, ठीक है। अर्ध माने आधा और आयु मीन्स समय, ठीक है, यानी प्रारंभिक मात्रा की सांद्रता का आधा होने में जो समय लगता है उसे कहते हैं अर्ध आयु। देखिए ध्यान से, वह समय जिसमें अभिकारक अपनी सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता, वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता की, अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अर्ध आयु, अर्ध आयु कहते हैं,
ठीक है। जो अर्ध आयु होता है हाफ लाइफ, उसको टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। टी हाफ यानी अर्ध आयु को टी हाफ या टी 0.5 टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण, ठीक ना। अभी हम लोग पढ़े हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण हम लोगों ने अभी प्रूव किया इसको। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण क्या प्रूव किया गया, यानी ये होता है K इक्वल टू 2.303 अपॉन T इंटू लॉग 10 A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक है, यह है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। ठीक है। अब जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो इसमें T के स्थान पर क्या लिखेंगे, टी हाफ। टी के स्थान पर टी हाफ लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया में हमने प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a माना था। ठीक है, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, पीछे ले चलते हैं आपको। यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में पढ़े हैं तो इसमें a अभिकारक था और यह चेंज हुआ उत्पाद में। ठीक है, तो जो अभिकारक रिएक्टेंट a है कैपिटल A, इसकी प्रारंभिक सांद्रता मानी गई थी स्मॉल a, t बराबर 0 पर। ठीक है, यानी अभिकारक कैपिटल A की प्रारंभिक सांद्रता t बराबर 0 पर a मानी गई थी। ठीक, और जब t मान लिए हम समय, यानी जब अभिक्रिया चालू हो गई तो t समय पर हमने माना था अभी कि इसमें से x खर्च हो गया, तो कितना बचा था, सांद्रता हो गई a माइनस एक्स। ठीक है। अब ध्यान दीजिए जब इस पर हम अर्ध आयु लागू करेंगे t के स्थान पर, जब हम t हाफ लिखेंगे, t हाफ, तो जो a माइनस एक्स है कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा कितना, a/2। यानी अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा, उसे ही कहते हैं अर्ध आयु। तो प्रारंभिक सांद्रता क्या है, a है और t समय पर हो गया a माइनस एक्स। लेकिन जब हम t हाफ मानेंगे तो वह अपनी प्रारंभिक सांद्रता का कितना हो जाएगा, प्रारंभिक सांद्रता का हो जाएगा आधा, यानी हो जाएगा a/2। यानी क्या करेंगे, अब हम इस समीकरण में प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समीकरण में t के स्थान पर क्या रखेंगे, t हाफ, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अर्ध आयु। ठीक है, इसको t हाफ से दर्शाते हैं। और जब t हाफ लिखेंगे तो a माइनस एक्स के स्थान पर क्या होगा, a/2। यानी k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग 10 a अपॉन a माइनस एक्स में t के स्थान पर t हाफ और a माइनस एक्स के स्थान पर a/2 रखने पर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो हम अर्ध आयु पढ़ रहे हैं, तो टी हाफ यहाँ ला देंगे, इसको निकाल देंगे बाहर, इसको कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये टी हाफ इक्वल टू हो गया 2.303 अपॉन के, ये के यहाँ पर आ गया। ठीक है, इंटू लॉग क्या हो गया, लॉग 10। अब देखिए जब टी के स्थान पर टी हाफ लगा देंगे तो a माइनस एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, a माइनस एक्स के स्थान पर रखेंगे a/2। तो ये हो जाएगा a अपॉन a/2, यहाँ पर रखेंगे a/2। यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू लॉग 10, ये 2 हो जाएगा, log 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर log 2 होगा, log 2 का कुछ मान होगा, और जो log 2 का जो मान होगा उसको यहाँ पर रखेंगे और इसको रख करके इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो ये होगा टी हाफ इक्वल टू 0.693 के, ये हो गया इसका समीकरण। ठीक है,
0.693 इंटू के। ठीक है, ये हो गया अभी अर्ध आयु के लिए। ठीक है, यानी यदि अर्ध आयु पता है तो किसी अभिक्रिया का हम वेग स्थिरांक की गणना कर सकते हैं, और वेग स्थिरांक पता है तो उसके हम अर्ध आयु की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, लंबा नहीं हो रहा है तो दिखाई नहीं दे रहा है। कितना टाइम लिखिएगा, टाइम में कितना देर रहा है उसके काम करेंगे ऊपर। टाइम 25 मिनट लगेगा तो ज़्यादा हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब देखिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। ठीक है प्यारे बच्चों, जिस तरह हम अभी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समीकरण के बारे में पढ़े हैं, ठीक है, उसके पहले पढ़े थे प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, आज पढ़े हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात आती है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप जानते ही हैं कि द्वितीय कोटि वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता की द्वितीय घात के समानुपाती। ठीक है, यदि एक अभिकारक होगा तो इसकी सांद्रता का द्वितीय घात के समानुपाती, या दो अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। जो इसकी दर होगी वह एक अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती, ठीक है, या दो अभिकारक की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। क्या अभिक्रिया की दर, तो वह अभिक्रिया होती है द्वितीय कोटि की। ठीक है, यानी वह अभिक्रिया जिसकी दर जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता की द्वितीय घात के समानुपाती, वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता की द्वितीय घात के समानुपाती, या दो अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती, या दो अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होती है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। प्यारे बच्चों, हम लोग द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का समीकरण पढ़ने से पहले द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे तो थोड़ा सा जो पहले इसको बता दिया गया है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी कर दिए हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया ये है A+B, दो अभिकारक हैं और ये चेंज हो रहा है उत्पाद में। ठीक है, तो जो अभिक्रिया की दर होगी वह दोनों अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होगी, क्योंकि दो इसमें रिएक्टेंट है, अभिकारक हैं।
अब ठीक उसी तरह से यदि ए और बी की प्रारंभिक सांद्रता, यदि अभिकारक ए और बी की प्रारंभिक यानी टी बराबर 0 पर सांद्रताएं क्रमशः स्मॉल ए और स्मॉल बी है। ठीक है स्मॉल बी है और टी समय पर सांद्रता क्रमशः बी है और टी समय पर सांद्रता क्रमशः जैसे मान लीजिए प्रथम कोट की अभिक्रिया में हमने अभी माना था कि ए है, ये उत्पाद है। ठीक है, टी बराबर 0 पर माना गया था सांद्रता ए और जब टी समय लगा है तो सांद्रता क्या हो गई थी ए माइनस एक्स, यानी इसमें से एक्स खर्च हो गया। तो ए और बी अभिकारक है और इसकी प्रारंभिक सांद्रता टी बराबर 0 पर ए और बी है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो इसमें से जब टी समय खर्च कर देंगे तो मान लीजिए इसमें से एक्स निकल जाता है तो कितना बचेगा ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स। ठीक है, तो टी समय पर सांद्रता क्रमशः ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स होगी, ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स होगी। ठीक है, तो उस समय अभिक्रिया की दर, ठीक है, तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी dx अपॉन dt इक्वल टू सम कांस्टेंट के, जस्ट लाइक इस तरह जो हम प्रथम अभिक्रिया में पढ़े हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में के। अब सांद्रता a माइनस एक्स और b माइनस a माइनस एक्स और क्या हो गया b माइनस एक्स। ठीक है, a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, यदि मान लीजिए a माइनस एक्स और b माइनस दोनों सांद्रताएं बराबर हैं। ठीक है, यदि दोनों सांद्रताएं क्या हो, दोनों सांद्रताएं समान हो। ठीक है, समान हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू के a माइनस एक्स का वर्ग। ठीक है, a माइनस एक्स का वर्ग हो गया। अब देखिए इसको यहाँ लाएंगे और इसको वहां करेंगे, ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ लाइए, यानी dx अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू के क्या हो जाएगा dt, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए अब जो है क्या करेंगे, इसका करेंगे समाकलन। ठीक है, अब जो ये प्रथम समीकरण प्राप्त हुआ, प्रथम समीकरण को द्वितीय समीकरण के रूप में लिखकर, ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका करेंगे समाकलन। अब इसका समाकलन करने पर, ठीक है, जब समाकलन करते हैं इसका तो प्राप्त होता है k इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटू एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, यह जो है समीकरण प्राप्त होता है और इसी समीकरण कहते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। यह है द्वितीय कोटि की क्या अभिक्रिया का समीकरण, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। ठीक है, बात समझ में आ गई, एक बार ध्यान दीजिए। अब ये दो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर कर रही अभिक्रिया, उत्पाद बन गया। यदि अभिकारक A और अभिकारक B की प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है, T बराबर 0 पर अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, क्रमशः स्मॉल A और स्मॉल B है, तो टी समय जब खर्च होगा तो मान लीजिए इसकी सांद्रता a माइनस एक्स और b माइनस एक्स हो जाती है, तो उस समय अभिक्रिया की दर, ठीक है, अभिक्रिया की दर क्या होगा ds अपॉन dt इक्वल टू सम कांस्टेंट के, अब क्या होगा सांद्रता हो जाएगी तो a माइनस एक्स और b माइनस एक्स। ठीक है, यदि मान लीजिए दोनों सांद्रताएं समान हो, ठीक है, दोनों सांद्रताएं बराबर होगी तो क्या होगा, ये वर्ग हो जाएगा इसका, यानी dx अपॉन dt इक्वल टू के a माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, जिसको हमने यहाँ कर दिया,
यानी dx अपान a माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू के डी टी। अब जो ये समीकरण प्राप्त हुआ है इस समीकरण का हम करेंगे क्या समाकलन। जब समाकलन करेंगे तो ये समीकरण हमको प्राप्त होगा और यही समीकरण कहलाता है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो वीडियो को ध्यान से देखिए, जो आपको समझाने की जो आपको वीडियो में जो आपको समझाने का प्रयास किया गया है उसको समझिए, अपनी पुस्तक को पढ़िए। धन्यवाद। सुन बाबू